भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से मैं मोना मथुरिया। आज का हमारा डीएलएड प्रथम वर्ष का पेपर है प्रथम बचपन और बच्चे। इसका टॉपिक है संवेगात्मक विकास यानी संवेग का अध्ययन आज हम करेंगे। संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, यानी बालक का संवेगात्मक विकास कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। वैसे विकास हर अवस्थाओं में अलग अलग उसमें होता है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है संवेग, तो संवेग शब्द और संवेग है क्या, पहले हम ये समझते हैं। यानी मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि का जो अनुभव करता है, वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है। ये अवस्था संवेग कहलाती है। यानी बालक, मनुष्य या जो भी है, जो भी ये व्यवहार करते हैं वो एक उत्तेजनावश करते हैं। यानी जो भी चीज होती है, यानी किसी दुखी इंसान को देखकर दुख की अनुभूति होना, कोई रोते हुए व्यक्ति को देखकर अपने आंसू आना, या कोई हंस रहा है तो हंसते उनको देखकर मुस्कुरा जाना, तो ये सारी चीज हमारी संवेग कहलाती है। संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द से लिया गया है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। यानी उत्तेजित होना एक व्यक्ति की वह दशा है, जैसे कि उदाहरण हम ले सकते हैं, जब हम भयभीत होते हैं तब हम भय के कारण से बचने का उपाय सोचते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती जब हम डर जाते हैं। हम भय की वस्तु से दूर भाग जाना चाहते हैं। हमारे सारे शरीर में पसीना आ जाता है, हम कांपने लगते हैं तथा हमारा हृदय जोर से धड़कने लगता है। हमारी इस उत्तेजित दशा का नाम ही संवेग है। इस दशा में हमारे बाहरी और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। इसी अवस्था का नाम क्या कहा गया है, संवेग। जैसे उदाहरण के रूप में भय, क्रोध, चिंता, हर्ष, प्रसन्नता आदि उद्दीप्त अवस्था है। तो कुछ मुख्य संवेग हुए हैं, जैसे कि दुख है, सुख है, प्रेम है, भय है, क्रोध, आशा है, निराशा है, लज्जा है, गर्व है, ईर्ष्या, आश्चर्य और सहानुभूति। तो ये सारे हमारे क्या संवेग होते हैं। तो ये उत्तेजित दशा है जो व्यक्ति को उसके हाव भाव सारी चीजों में परिवर्तन कर दे, वे होते हैं संवेग। तो संवेग का प्रयोग हम डेली के जीवन में हमारे करते हैं। तो संवेग की परिभाषाएं देख लेते हैं। कई विद्वानों ने संवेग की कई परिभाषाएं दी हैं। जैसे मैकडूगल की हमने ली है, संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय एवं परिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। यानी संवेग अपनी मूल प्रवृत्ति बताई गई है। वैलेंटाइन के अनुसार जब भावात्मक दशा तीव्रता में हो जाए तो उसे हम संवेग कहते हैं। तो संवेग की और परिभाषाएं भी हैं और हम विशेषताएं भी देखेंगे, लेकिन अभी और परिभाषाओं को समझ लेते हैं। जैसे क्रो ने कहा है, संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। और एक वुडवर्थ ने दी छोटी सी परिभाषा है, ये हमें जल्दी याद भी हो जाती है और इसको हम जल्दी याद कर सकते हैं। वुडवर्थ ने कहा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वैलेंटाइन के अनुसार रागात्मक प्रवृत्ति के वेग के बढ़ने को संवेग कहते हैं। तो इस प्रकार से कई परिभाषाएं हो गई। इन परिभाषाओं से जो विश्लेषण है वो है कि संवेग अचानक ही उत्पन्न होते हैं, और दूसरा है कि संवेग शरीर में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। संवेग का आधार मनोविज्ञान होता है और संवेग से आंतरिक और बाह्य उद्दीपन होता है। तो संवेग की परिभाषाओं का विश्लेषण यह है कि इसमें संवेगों में ये सारी चीजें होती है। अब हम संवेग की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो संवेग की व्यापकता, यानी संवेग की व्यापकता का अर्थ क्या है कि संवेग जो होते हैं वो व्यापक होते हैं। ये हर प्राणी में पाए जाते हैं। मतलब व्यापक का मतलब है कि सभी में पाया जाना, तो यानी इसकी व्यापकता संवेग में होती है। ये इसकी पहली विशेषता है कि संवेग हर प्राणी में पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो।
इसी प्रकार दूसरा है संवेग यानी शारीरिक परिवर्तन, यानी संवेग की अवस्था में शारीरिक परिवर्तन जरूर होते हैं। जैसे कि संवेग की उपस्थिति में जैसे रोने पर आवाज में स्वर में परिवर्तन हो जाना, शरीर में परिवर्तन होना, हाथ पैर फेंकना, चेहरे की मुद्राएं बदल जाना, ये सारी चीज परिवर्तन होते हैं जो हमको दिखाई देते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं वो बाहरी परिवर्तन होते हैं। इसी प्रकार से शारीरिक परिवर्तन आंतरिक होते हैं। इन परिवर्तनों के अंतर्गत जैसे सांस है, नाड़ी है, हृदय है, रक्त की गति है, तो ये सारी यानी हृदय की गति का तेज होना, रक्त की यानी जल्दी से चलने लगना, ये सारी चीज किस में आती है? आंतरिक शारीरिक परिवर्तन। तो ये हो गए शारीरिक परिवर्तन। इसी प्रकार तीसरा है संवेग की विचार प्रक्रिया का लोप हो जाना, यानी संवेग की उपस्थिति में विचार जो अपन की सोचने समझने क्षमता होती है उसका लोप हो जाता है, यानी वो खो जाती है, थोड़े टाइम के लिए रुक जाती है। जैसे अपन अचानक डर जाते हैं तो अपन जो भी सोच रहे होते हैं उसको भूल जाते हैं, तो विचार प्रक्रिया का भी लोप हो जाता है। संवेग में व्यक्तिगतता पाई जाती है, हर व्यक्ति के संवेग अलग अलग होते हैं, यानी उसका व्यक्तित्व यानी संवेग हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। यानी किसी व्यक्ति को कोई घटना को देखकर रोना आता है, किसी को नहीं आता है, किसी में दया का भाव ज्यादा होता है तो किसी में नहीं होता है, किसी को दया जल्दी आती है, किसी को नहीं आती है। तो इसमें व्यक्तित्वता भी यानी अलग अलग पाई जाती है, संवेग भी अलग अलग प्रदर्शित होते हैं। अगला है संवेगों की अस्थिरता, यानी संवेग अस्थिर होते हैं, ये कभी भी कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है संवेगों का स्थानांतरण। संवेगों की विशेषताएं हमने देख ली, जिसमें हमने 9 विशेषताएं देखी। बाकी संवेग की विशेषताओं में मोस्ट विशेषता यही थी कि संवेग व्यापक होते हैं, संवेग व्यक्तिक होते हैं, संवेगों का स्थानांतरण होता है, संवेगात्मक संबंध का होना आवश्यक होता है, सुख दुख का भाव संवेग में निहित होता है, संवेग में विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है, संवेगों का मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, संवेगों की अनुभूति के समय क्रियात्मक अनुभूति होती है, संवेगात्मक व्यवहार में दृढ़ता रहती है, संवेग की उपस्थिति में सारी परिवर्तन होते हैं। ये सारी विशेषताएं हमने देखी हैं। इसी प्रकार से आगे हम संवेगों के प्रकार देखते हैं। संवेग मुख्य रूप से 2 प्रकार के मूल संवेग और आत्मचेतन संवेग हो सकते हैं। मूल संवेग भावनाओं का एक समूह है जो आमतौर पर सभी मनुष्यों में प्रकट होती है। ये क्रोध, घृणा, खुशी, भय, उदासी और आश्चर्य है। वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? एक है उत्तेजना, कपट और प्रसन्नता, भय, क्रोध और स्नेह। तो इस प्रकार से संवेगों के प्रकार में हमने देखा, वॉटसन के अनुसार भी देखा। तो अब आगे हम देखते हैं संवेग, जैसे भय क्या है? भय क्या है कि भय पलायन मूल प्रवृत्ति का संवेग है, यानी भय में पलायन की अवस्था पाई जाती है। भय के कारण ही व्यक्ति भागता है। यदि बाग में बैठे हुए किसी व्यक्ति के किसी एक झाड़ी में सांप को देखते हैं तो वे उसे देखते ही भागने लगते हैं। तो सांप ने पलायन की मूल प्रवृत्ति को जागृत कर दिया। हमने कहा था ना, मैकडूवेल ने कहा कि मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, तो पलायन की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे कि डर में पलायन की है, और इससे भय के भाव उत्पन्न हुआ। भय का कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु एक बात सत्य वह है कि भय के कारण आत्मविश्वास खो देना। गिरने के प्रति बालक के मन में भय आता है क्योंकि उसकी मांसपेशियां इतनी परिपक्व नहीं होती कि वह चल सके। मांसपेशियों परिपक्व होने पर गिरने का भय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम भय को समझ सकते हैं। भय का आधार बालक का अनुभव भी होता है। कभी कभी बच्चे भय से परिचित नहीं होते और वे व्यर्थ ही चिंता में पड़ जाते हैं। अप्रिय घटनाएं भी भय की उत्पत्ति करती हैं। तो जैसे कि बच्चों को भय से मुक्ति कैसे दिलाएं, कि संवेग में जो भय है, बच्चे डर जाते हैं कई चीजों को, जैसे शिक्षक से डरना, स्कूल जाने से डरना। तो हमें क्या करना चाहिए? तो बच्चों को स्कूल के प्रति भय नहीं दिखाएं, विद्यालय के प्रति प्रेम पैदा करें। दूसरा है कि जहां भयप्रद स्थितियों का सामना उनको वैज्ञानिक ढंग से कराएं, और एकांत या अंधकार आदि डरने वाले बालक को कभी एकांत में या अंधकार में न छोड़ें, और बच्चों को भयावह कहानी ना डराएं जिससे कि वो डरते हो। बच्चों को हमेशा कहानियां, वीरतापूर्ण कहानियां सुनाकर उनकी भय को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार से आगे जो भय का प्रकार था उसमें था क्रोध, जो संवेग। क्रोध में क्या होता है? इसमें
यह प्रवृत्ति क्रोध नामक संवेग से प्रकट होती है। क्रोध का परिणाम लड़ाई होता है। इस मूल प्रवृत्ति का विकास 8-9 वर्ष की अवस्था से होता है। यह मूल प्रवृत्ति केवल मनुष्य में ही नहीं, पशुओं में भी पाई जाती है। यदि गाय पालतू नहीं है तो वह उसके बछड़े को छेड़ने वाले व्यक्ति को मारने दौड़ती है। इस मूल प्रवृत्ति का आधार बाधा है। किसी क्रिया की संतुष्टि में जब बाधा पहुंचती है तो क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो क्रोध में हमेशा क्या होता है? आक्रामकता का आधार असंतोष तथा हताशा के प्रति प्रतिक्रिया है। बालक जितना हताश होगा वह उतना ही आक्रामक होगा। तो क्रोध में आक्रामकता पाई जाती है। तो ये संवेग जो क्रोध है, ये इसमें बालक का शोधन कैसे किया जाए, इसमें संशोधन कैसे किया जाए, क्या अभिभावक शिक्षक क्या करें कि बच्चे में क्रोध उत्पन्न ना हो। क्योंकि क्रोध के कारण बच्चा मारपीट करने लगता है, तोड़फोड़ करने लगता है, कई चीजें फेंक के तोड़ देता है। तो इनसे कैसे दूरी बनाई जाए? तो बालक में इस चीज के लिए पहले तो ये पता लगाया जाए कि बालक असंतोष हताशा की स्थिति क्यों आई। इसके बाद बालक का सहयोग करें जिससे बच्चे में स्थिति उत्पन्न ना हो। बालक को नेतृत्व का अवसर प्रदान करें। बालक को समय समय पर सामाजिक मान्यताएं प्रदान करें। समय समय पर बालक की प्रशंसा और निंदा करें जिससे बच्चे को समझ में आ जाए। इसी प्रकार से घृणा, खुशी, भय, उदासी, आश्चर्य, ये सारे भी संवेग हैं। इसमें एक संवेग है कि जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है? तो प्लेटो के अनुसार जिज्ञासा समस्त ज्ञान की जननी है। बालक में हर उस वस्तु के विषय में जानने की इच्छा होती है जिसके विषय में वह कुछ नहीं जानता। जिज्ञासा के साथ आश्चर्य का संवेग भी जुड़ा रहता है। बालक प्रारंभ से ही जिज्ञासु होता है और उसी जिज्ञासा के कारण वह ज्ञान प्राप्त करता है। बड़े होने पर भी यह मूल प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। बालक में परिस्थितियों की जानकारी प्रदान कर उसे समाज के योग्य बनाना है। अतः अभिभावक का कर्तव्य है कि बालक की जिज्ञासा को शांत करे तथा उनमें किसी प्रकार की भावना ग्रंथि न बनने दे। यदि बालक की जिज्ञासा को शांत करेगा तो बालक सीखने की क्रिया के प्रति उदासीन हो जाएंगे। यानी बच्चों की जिज्ञासा को सीखने के प्रति बढ़ाई जाए, क्योंकि जिज्ञासा की प्रवृत्ति का शारीरिक महत्व भी होता है, जिससे शरीर भय और पीड़ा जैसे स्थितियों से परिचित हो जाता है। तो इस प्रकार जिज्ञासा या आश्चर्य दोनों स्थिति इसमें पाई जाती है। तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जिज्ञासा सीखने में और बढ़ सके? जैसे पाठ्यक्रम बालकों की रुचि, क्षमता तथा मानसिक स्तर के अनुसार हो। बालक को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बालक कक्षा में बार बार जैसे कोई चीज समझ में ना आए तो प्रश्न कर सके, इतनी उसको छूट दी जाए जिस और वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का बन जाए। बच्चों को प्रश्न पूछने पर बालकों को डांटा न जाए। बालकों की जिज्ञासा को शांत करें। शिक्षण सामग्री का उपयोग बालकों में प्रत्यय के विकास के लिए करें और सभी स्तरों पर अनुभव करके तथा सीखने पर बल दिया जाए। इस प्रकार से बच्चों को जिज्ञासा का विकास किया जाए। इसी प्रकार से आगे जो है वो है ईर्ष्या अनुक्रिया, यानी ईर्ष्या का भाव प्रतिक्रिया द्वारा व्यक्त होता है। ईर्ष्या क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के प्रति सीमातीत प्रतिरोध, विरोधी भाव की पहचान। यानी ईर्ष्या किसी में जलन की भावना। कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको दूसरे बच्चे देख के उससे ईर्ष्या करते हैं कि मुझसे ज्यादा पढ़ता है या इसको सब टीचर ज्यादा लाइक करते हैं। तो ये सारी चीज ईर्ष्या होती है और बालकों में ईर्ष्या की प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। तो ईर्ष्या को कैसे दूर किया जाए? बालक के स्वास्थ्य, दिनचर्या आदि को नियमित किया जाए। बालकों को किसी दोष के कारण चिढ़ाया ना जाए। परिवार का वातावरण स्वस्थ, संतुलित एवं सुंदर हो। घर में अन्य बालकों के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो ये भी एक संवेग का प्रकार है। ईर्ष्या हो गया, भय हो गया, क्रोध हो गया, जिज्ञासा हो गई, खुशी सभी समझते हैं, भय पढ़ लिया हमने। तो ये सारे संवेग के प्रकार हैं। तो हम संवेग को समझ चुके हैं और संवेग नियंत्रण की भी काफी विधियां हैं, जैसे कि समन है, अभिव्यक्ति है, विस्थापन है, प्रतिगमन है। ये सारे टॉपिक को हम बाद में पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से संवेग को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं, जिनमें थकान, स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, अभिलाषा आदि संवेग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसी के साथ में आज हमारा संवेग टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।